हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, और जिसकी पूरी फुल फॉर्म जो है वो शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है वेस्पर थ्योरी की। और जिसको डिस्कवर किया था, जिसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर इन द सेंस, या फिर हम कह सकते हैं जिसे सजेस्ट किया गया था। और किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? एक का नाम था सिडविक नाम था, और जो दूसरा जो साइंटिस्ट था इसके साथ, उसका नाम था पोवेल। इन दोनों ने ये जो थ्योरी थी उसको क्या किया, प्रपोज किया या सजेस्ट किया, प्रपोज्ड कह लो। और कब किया? 1940 के अंदर क्या किया गया, इसको प्रपोज किया गया। ठीक है, अब ये थ्योरी कहती क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या था इस थ्योरी का? इस थ्योरी का एक बेसिक आइडिया ये था कि भाई द बॉन्डेड एटम is a molecule adopt that particular arrangement around central atom। यानी कि कहने का ये मतलब है कि मान लो अगर कोई एक सेंट्रल एटम है, तो उसके अराउंड जो एटम्स होंगे, उसके अराउंड जो सब्सिडरी एटम्स होंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे। ये इस थ्योरी का कहना था। और ये हमेशा थ्योरी किस में वर्क करती है? ये थ्योरी हमेशा कोवेलेंट जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं, उसके अंदर वर्क करती है। उसके अंदर क्या करती है? वर्क करती है। ये कभी भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ये कभी भी जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर वर्क नहीं करती। क्लियर है? यहाँ तक हम आपको ये बात उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब क्या था, जो वेस्पर थ्योरी थी, सिडविक और पोवेल ने क्या किया, कुछ पोस्टुलेट्स दिए हमें कुछ बातें बताई, और उसी पोस्टुलेट्स के बेसिस पे हमें क्या है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अब वो पोस्टुलेट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला पोस्टुलेट क्या है, जो शेप होगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? देखो, जो शेप है मॉलिक्यूल की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वो हमेशा डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए उनके अराउंड जो एटम होते हैं वो भी अलग तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट हमें क्या दिया गया था कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे करेगी। और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमेशा सेंट्रल एटम पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? सेंट्रल एटम पर डिपेंड करते हैं, हमेशा याद रखना। क्लियर है? दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया था? दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन पेयर। सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल्स वन अनदर pair repel one another because electron clouds are negatively charged। ठीक है, आपको पता ही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, मान लेते हैं ये क्या है, वाटर को इस्तेमाल करते हैं, मान लो ये वो हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है,
अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। ये इलेक्ट्रॉन है जो दो मैंने आंखें जैसी बनाई हुई हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। और मान लो इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपेल करने के कारण ही क्या है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट बन गया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कैसा बन गया, बेंट बन गया। अदरवाइज क्या हो सकता था, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकते थे ना, हम ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते। पर ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लोन पेयर थे। यहाँ पर क्या थे, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर ने जब रिपेल किया आपस में, तो भाई साहब वो इसको भी तो रिपेल करेंगे आगे। तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, शेप कुछ इस तरीके से बन जाती है। यहाँ तक हम आपको ये बात उम्मीद है कि समझ आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पोस्टुलेट इसने क्या दिया, दो पोस्टुलेट तो दे चुका है, तीसरा पोस्टुलेट इसने क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, इज ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से एटम्स को एडजस्ट करना है, आपको एटम्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो जाए। कोई ऐसी डायरेक्शन देखो, कोई ऐसी शेप देखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में। तीसरा पॉइंट इसने ये बताया। अच्छा, फिर उससे नेक्स्ट इसने पॉइंट क्या बताया, ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बताया, एक पॉइंट और इसने दिया। और इसने क्या कहा कि हमेशा लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर की जो रिपल्शन होगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। किससे ज़्यादा रहेगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। इसकी भी रिपल्शन ज़्यादा रहेगी, किससे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन, यह जो अभी मैंने एग्जांपल बताई, ये ऑक्सीजन है, क्लियर है। यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन लगाए, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, दो हाइड्रोजन। अब एक लोन पेयर आपको पता है इधर होगा और एक लोन पेयर है आपको इधर होगा। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता। अब ध्यान से देखना, लोन पेयर की रिपल्शन, यानी कि इसकी और इन दोनों की जो रिपल्शन है, यानी कि जो मैं ग्रीन कलर में जो शो कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। किससे ज़्यादा रहेगी, जो लाल कलर में जो बना रहा हूँ, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में जो है, इन दोनों के रिपल्शन से ज़्यादा रहेगी। यानी कि जो ग्रीन वाली पावर है, वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू रेड वाली से, एज़ कम्पेयर टू रेड वाली से। और जो तीसरी कौन सी बताई इन्होंने, बॉन्ड पेयर, ये वाली जो रिपल्शन है, ये वाली जो रिपल्शन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये वाली जो रिपल्शन है ये थोड़ी ज़्यादा रहे। अब ध्यान से देखो, यानी कि अगर लोन पेयर अगर आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि भाई ये वाली जो रिपल्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोन पेयर वाली। और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है वो थोड़ी कम होगी, और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो और ज़्यादा कम होगी। तो ये इनकी पावर बताई गई है कि किसकी पावर ज़्यादा रहेगी, हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उस बेसिस पे वेस्पर थ्योरी दी गई थी, और ये किसने दी थी, सिडविक ने दी थी। सिडविक और पोवेल ने 1940 के अंदर दी थी, और कुछ पोस्टुलेट्स हमारे आगे उसने रखे थे। बाद में भी इसके अंदर जो वेस्पर थ्योरी थी उसको है ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। नाइलोम और गिल्स्पी जो था 1957 के अंदर उन्होंने क्या किया था, बताया था। और छोटा सा एक और पोस्टुलेट अगर हम लिखना चाहें तो एक और पोस्टुलेट लिख लेते हैं। मैं इसको साफ करता हूं, फिर एक पोस्टुलेट और बता देता हूं। देखो पांचवा पोस्टुलेट क्या था, पांचवा पोस्टुलेट ये था कि अगर किसी के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एंगल बना रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री पे, तो भाई रिपल्शन मैक्सिमम होगी, रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगी। मैक्सिमम कह लो या स्ट्रॉन्ग कह लो, रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगी, याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि रिपल्शन किस तरीके से रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। अगर अगर 120 डिग्री का अगर एंगल बना ले तो भाई वीक हो जाएगी रिपल्शन, आपको पता ही है, थोड़ा दूर हो जाएंगे तो 120 पर क्या होगा, वीक हो जाएगी। अगर 180 का एंगल बना ले तो भाई सीधी सी बात है वीकेस्ट यानी कि सबसे कमज़ोर बन जाएगी। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से 3 एग्जांपल अगर मैं उठाऊं, कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है तो देखो दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। तो ये जो रिपल्शन होगी इन दोनों के बीच में ये बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर यही एंगल 120 हो जाए, अगर यही एंगल क्या हो जाए 120 हो जाए, तो भाई सीधी सी बात है रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है रिपल्शन कम हो जाएगी क्योंकि दूर हो गए अब। और यही एंगल अगर भाई 180 का हो जाए तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यानी कि वीकेस्ट हो जाएगी, सबसे कमज़ोर। अब 180 से जाकर आगे तो जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर फिर इधर घुमा तो फिर से दोबारा से 120 की तरफ जाने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ये तो कहानी आपको पता ही है एंगल वाली। तो ठीक है, तो यानी कि 90 पे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन रहेगी, 120 पे क्या होगा, थोड़ी वीक हो जाएगी, और 180 पे क्या होगा, वीकेस्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे रिपल्शन डिक्रीज करते जाएगी, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे तो रिपल्शन क्या करेगी भाई साहब, रिपल्शन क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। ये एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हम आपको ये समझ आ गया। फिलहाल के लिए सिर्फ पोस्टुलेट्स थे, पर अब मैं क्या है एक एक करके हर एक एग्जाम्पल को समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि भाई ये फॉर्मूले क्या है और शेप किस तरीके से बनेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट उसने ये बताया था कि जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं किसी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बस यही लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 मानकर चल रहे हैं। अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पता करते हैं हम, हमेशा सेंट्रल एटम के करते हैं। और मान लो मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो है ए, ठीक है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, क्लियर है। अब क्या है, ये 2 डिफरेंट सब्सिडरी एटम से अटैच करेगा। ये कौन है, बी, एक इससे अटैच करेगा। मान लेते हैं इधर भी बी है, इस तरफ बी से अटैच करेगा, ये लो कर गया। या आप पढ़कर ये आए हो कोवलेंट, ये शेयरिंग कर रहा है। तो देखो एंगल कैसा बन रहा है, एंगल कैसा बन रहा है, 180 बन रहा है। एंगल कैसा बन रहा है, 180। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई एंगल आ रहा है इसका 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर एंगल 180 डिग्री आ रहा है तो भाई ज्योमेट्री क्या रहेगी, आप ज्योमेट्री समझते ही हो, अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी एटम अराउंड अ सेंट्रल एटम इज नाउन एज ज्योमेट्री, या आप पढ़ ही चुके हो पहले, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री जो रहेगी एकदम सीधा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे भाई लीनियर स्ट्रक्चर बना। अब आप सोचोगे कि सर इसको सीधा क्यों बनाया, इसको टेढ़ा क्यों नहीं बनाया, तो आप एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये सोच कर देखो, इसको मान लो ऐसे बनाता तो भाई इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन हो रही है, ठीक है। इन दोनों के ये वाला उठाते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन हो रही है। अब ये रिपेल करते करते क्या करेंगे,
दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि मिनिमम रिपल्शन रहे। एक पोस्टुलेट आपने पढ़ा होगा जो मैंने बताया था कि मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए। मैंने बताया था 90 पे तो सबसे ज़्यादा रहेगा, 120 पे वीक हो जाएगा, और 180 पे क्या हो जाएगा, वीकर, सबसे वीकेस्ट, सॉरी वीकर नहीं, वीकेस्ट हो जाएगा, सबसे कमज़ोर। तो 180 का यही बनेगा। अब मान लो मैं इसको और आगे घुमाऊंगा तो फिर से 120 पे चला गया, क्लियर है, फिर से 120 पे चला गया। इसीलिए ये एंगल जो होगा वो सीधा रहेगा, क्योंकि यही एंगल एक ऐसा है जहां पर मिनिमम रिपल्शन हो रही है दोनों के बीच में, ठीक है, जहां पर मिनिमम रिपल्शन हो रही है दोनों के बीच में। इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन आ रही है वो मिनिमम आ रही है, ये लो, इसीलिए वो एंगल कितना रहा, 180 रहा। और सभी जगह हमने यही कंसेप्ट अप्लाई करके चलना है, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी के पास, अगर मान लेते हैं किसी के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और भाई 3 वैलेंस, अच्छा एक एग्जांपल भी तो लिखो ना साथ साथ, एक एग्जांपल भी तो हमें लिखनी पड़ेगी कि किसके पास लीनियर स्ट्रक्चर बनने के चांसेस रहते हैं। सीधी सी बात है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड के साथ साथ जिंक क्लोराइड लिख लो, अगर जिंक क्लोराइड के साथ साथ आप बेरिलियम डाइहाइड्राइड लिख लो, यानी कि जो बेरिलियम वाले जो बंदे होते हैं उस लाइन वाले उठाकर लिख दो। पर हाँ, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना वही यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन किस पे वर्क करता है, कोवेलेंट के लिए वर्क करता है, ये कभी भी आयनिक के लिए वर्क नहीं करता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे बस उन्हीं के लिए लिखना है आपको, और कोवेलेंट आपको पता है कैसे बनते हैं। अब देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पहले याद कर लो कौन होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो याद हो, अब तो एल्यूमिनियम वाली लाइन जो होती है, एल्यूमिनियम वाला ग्रुप भाई सब याद होगा आपको, वो सारे का सारा क्या होता है, उसी के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं इसके अराउंड, ये लो 3 लग दिए। अब एक ए एटम था, उसके अराउंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिए, अकॉर्डिंग टू लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिए। अब इसके अराउंड क्या करना है, मेरे को 3 एटम भी लगाने होंगे। अगर मैं 3 एटम कुछ इस तरीके से लगाऊं, अगर मैं 3 एटम कुछ इस तरीके से लगाऊं तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे 180 बन रहा है। तो कहानी यहाँ पे ख़राब होगी, ये 90-90 वाले आ रहे हैं, तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी। इसीलिए स्ट्रक्चर इस तरीके से ना बनकर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के बाद में क्या होता है, एक न्यू अरेंजमेंट करते हैं, और वो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से आपको स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिला कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको ट्रायंगल मत लिख देना, ट्राइगोनल प्लेनर लिखना पड़ेगा। अब रीज़न क्या है प्लेनर लिखने का, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, इसीलिए हम क्या है इसको ट्राइगोनल प्लेनर लिखते हैं। देखो ये ए बैठा हुआ है, ऐसे रखा, ठीक है, और तीसरा कैसे रखना है हमें, तीसरा भाई साहब रखना है ऐसे, ये लो, ये आपका बन गया, ये कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, बस ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक हम आपको पता लग गया होगा, क्लियर है। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर एंगल कुछ ना कुछ तो देगा। ये अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। ये एंगल कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री रहेगा, ठीक है, 120 रहा। तो ये तो था 3, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अगर मान लो किसी के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए फिर क्या होगा, फिर कहानी बदलेगी। 4 दिखाई दे रहा है, हाँ भाई साहब दिखाई देगा, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भाई 4 वाले के लिए क्या करें, 4 वाले के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो 4 वाला, अच्छा इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल भी तो लिखनी पड़ेगी ना, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिख लो, अगर उसी के साथ लिखना है तो BF3 लिख लो, ये लो, ठीक है, एग्जाम्पल बन गए, ओके। अब 4 वाले कौन से आएंगे, मान लो कोई एक ए एटम है, ठीक है, हो सकता है कि वो इस तरीके से अरेंजमेंट करे। बच्चे पूछते हैं कि सर
ये ऐसे अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकता, ये ऐसे अरेंजमेंट क्यों नहीं कर सकता। अगर देखो ऐसे अरेंजमेंट करेगा तो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है सब जगह, और 90 पे मैंने बताया था वो तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी, पर हमें पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग पता कि मिनिमम रिपल्शन आनी चाहिए, तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता, ये वाला तो गलत है। ठीक है, यहीं से ये इसको निकाल दिया हमने। तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट क्या देखते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनती है इसकी। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नाम देते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा बनाना पड़ेगा, ये लो। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल कौन सी रहती है, CH4 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड लिख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, अमोनियम आयन जो होता है भाई साहब वो भी कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और जो इसका एंगल रहता है, वो 109.5 डिग्री रहता है। अभी हम जो स्ट्रक्चर बनाकर आए थे, अभी जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एंगल कितना आ रहा था, 90 आ रहा था, याद है ना, उसमें एंगल कितना आ रहा था, 90 बना रहे थे, और यहाँ पर कितना बन रहा है, 109। तो यानी कि अगर 109.5 डिग्री बन गया है तो वो 90 से तो अच्छा ही रहा ना। ठीक है ना, जितना ज़्यादा एंगल होगा भाई उतनी ही कम रिपल्शन होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये थे जिसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। पहले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की, फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की, फिर हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले की बात की है। क्लियर है। अब इससे अगर आगे चलें अब इससे आगे अगर चलते हैं, ये 4 वाले तक हमने करा दिया, अब 5-6 वाले की भी बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं किसी के अंदर 4 तो हम तो कर लिए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी के अंदर, अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये देखते हैं। और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि एक तो पहली बात है कि ट्रायगोनल प्लेनर बनाएगा ऐसे, और दूसरा कैसा बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, दूसरा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये देखने में स्ट्रक्चर बहुत अलग लग रहा है, बच्चों को लगता है कि सर ये क्या बना दिया, क्या है क्या नहीं, तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बच्चे इसको एंगल मान रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, वो गलत चीज़ें हैं। देखो मैं बता देता हूँ, मान लो आपके पास क्या है, ये ए बैठा हुआ है, ठीक है, ये ए है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, और ये बी है, ये भी बी है, ये बी रहा, ठीक है, और क्या है, ये भी बी है। अब ये बन गया आपका, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि भाई यहाँ पर कोई आएगा, नहीं, ये गलत है। असल में ये ऊपर है, क्यों, क्योंकि ये 2D के अंदर है, मेरा जो स्टूडियो है, ठीक है, ये 2D के अंदर है, इसलिए मैं आपको वहाँ यहाँ पे शो नहीं कर सकता 3D के अंदर। तो मैं आपको इन पेन के थ्रू ही बता सकते हो या मार्कर के थ्रू ही बता सकते हो कि भाई ये 3D स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो पहले 3 बॉन्ड तो लगा दिए, बी 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 लगा दिया, और बीच में कहाँ ए बैठा हुआ है, और फिर क्या किया, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, बी लगा दिया। जो ये वाला बी है ना, जो ये वाला बी है वो ऊपर है, असल में ऐसे हवा में है, ध्यान रखना। और फिर क्या है, जो ये वाला बी है, ये वाला बी है वो नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ कैसे, अभी बता देता हूँ वो भी। इसको अगर मैं हाथ में पकड़ के बनाऊँ, इसको अगर मैं हाथ में ऐसे बनाऊँ तो ये देखो क्या बना, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल के बाद में एक ऊपर लगा दिया मैंने, एक ऊपर लगा दिया, और एक क्या है, नीचे की तरफ लगाना है, एक क्या है, नीचे की तरफ बैक साइड पे।
तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका, जो मैंने अभी आपको शो किया है। क्लियर है? तो ये ऊपर नीचे होते हैं दोनों के दोनों, ये बात याद रखना। अब सोचने वाली बात यही है कि अगर तीन लोग ऐसे हैं, अगर तीन लोग ऐसे हैं और 120 का एंगल बना रहे हैं, अगर तीन लोग ऐसे और ट्राइगोनल है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल जो बनेगा, जो तीन एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 120 के होंगे। जो तीन एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 120 के होंगे। और जो ये वाला एंगल होगा, ये कैसा बना रहा होगा, जो ऊपर वाला होगा, ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा होगा, ये बना रहा होगा 90, ये बना रहा होगा 90, ठीक है, ये 90 बना रहा है। इसीलिए दो एंगल जो होंगे, जो दो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 90 डिग्री वाले होंगे। अब दूसरा 90 कैसे आया, पता ही है, नीचे भी तो होगा एक नीचे भी तो होगा भाई साहब, ऊपर तो है ही है 90 बना रहा है, पर नीचे भी तो होगा, वो भी तो 90 बनाएगा। तो ये लो भाई 90 बना रहा होगा। तो इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, क्वेश्चन आता है, इस शेप को क्या नाम दिया जाता है। देखो इसके अंदर ट्रायगोनल भी बन रहा है और एक पिरामिड भी बनता है, एक पिरामिड भी बनता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब भाई बाय पिरामिडल क्यों लिखा, नाम से ही पता लगेगा, क्योंकि दो पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर बनेगा और एक क्या बनेगा, नीचे से बनेगा। और एग्जाम्पल इसकी क्या रहेगी, इसकी एग्जाम्पल हम जो मान कर चलते हैं वो होती है PF5 होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये थी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली। अब 6 वाली पे आ जाते हैं। 6 वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 6 वाले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैंने पहले ही बताया था, हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखना है कि भाई मिनिमम रिपल्शन शो करें, मिनिमम रिपल्शन शो करें। अब ये देखो 4 तो हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे, फिर बाकी कैसे लगाएंगे, एक लगेगा ऊपर और फिर एक लगेगा इसके जस्ट नीचे, इन चारों के जस्ट नीचे की तरफ एक लग गया ऊपर, ठीक है। ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बन रहा है, देखो हमारा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से, ये लो स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हमने ऐसे ही बनाया है। और बाकी जो दो होंगे वो ऊपर और नीचे रहेंगे। और ऊपर और नीचे कहने का मतलब ये है, एक ऊपर ऐसे और एक नीचे की तरफ रहेगा, नीचे इस बोर्ड के नीचे से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एंगल रहेंगे, ऑल यानी कि सभी एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री ही रहेंगे। और स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्ट्रक्चर का नाम रहता है ऑक्टाहेड्रल, कहते हैं हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कहने का रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 फेसेस दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम हमने ऑक्टाहेड्रल रखा है। और इसकी एग्जाम्पल जो रहती है वो रहती है SF6, जो बेस्ट एग्जाम्पल हम मान कर चलते हैं SF6 रहती है। क्या इसका कोई दूसरा भी नाम होगा, हाँ भाई इसका दूसरा नाम एक और लिख लो, इसको कहते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसका दूसरा नाम जो हमने रखा है स्क्वायर बाय पिरामिडल रखा है। आपकी बुक के अंदर शायद लिखा हो या ना लिखा हो, पर आप यही मान कर चले स्क्वायर बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर रहता है। ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कह सकते हो। और लास्ट एक और रह गया, और लास्ट कौन सा है हमारा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट रह गया, अजीब सा दिखाई देता है ये स्ट्रक्चर, जो लास्ट जो आज हम बनाएंगे, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाए, देखो 8 की वैलेंस वेस्पर थ्योरी ने नहीं बताया, इसने सिर्फ 7 तक में ही बताया। इसने कहा 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और आपको पता अगर किसी के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई वो तो कहाँ चला जाएगा, इनर्ट गैसेस के अंदर, नोबल गैसेस में। और उस दौरान तो इनको पता ही नहीं था कि नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं, इसीलिए उनको स्ट्रक्चर ही नहीं पता जीनन वगैरह का। इसीलिए सिडविक और पोवेल ने 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट दिया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ 7 तक में बताया, इसलिए 8 यहाँ पर नहीं मिलता, ये बात याद रखना। अब 8 के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, देखो एक ये रहा, और फिर क्या होता है, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है, एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है,
हम्म, ऐसे करके वो 5 स्टार नहीं होती, वैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, ये सभी के सभी एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। यानी एक प्लेन कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सभी यहीं पे बैठे हुए हैं, मेरे बोर्ड के ऊपर ही बैठे हुए हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ये ऐसे करके बैठे हुए भाई सब। ये लो, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ तक हम स्ट्रक्चर। ये 5 स्टार जैसी कोई दिखाई दे रही है, 5 स्टार फिश जो होती हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब ये तो सिर्फ 5 हुए, फिर भाई 6वां और 7वां कहाँ लगेगा? फिर भाई 6वां और 7वां कहाँ लगेगा? तो भाई 6वां जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और 7वां जो होगा इसके नीचे लगेगा। 6वां कहाँ लगेगा? ऊपर, और 7वां जस्ट इस बोर्ड के नीचे की तरफ से, इस बोर्ड के जस्ट नीचे की तरफ से, याद रखना। ठीक है, इसको ऐसे हवा में उठाओ और इसके नीचे लगा दो। ठीक है, इसको हवा में उठाओ और नीचे लगा दो, तो यानी कि जो 6वां होगा वो भी, इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ऐसे यहाँ पर इतनी दूरी पे बनाया है, ये ऊपर है। देखो मैं इसको सीधा नहीं बना सकता ऐसे, वरना ये वाला गायब हो जाता, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा बनाया, और एक ये बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये जो दो मैंने बनाए हैं लास्ट के अंदर, ये जो दो बनाए हैं ये असल में हवा के अंदर है, एक हवा के अंदर ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। और इसके अंदर अगर आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो एक तो 72 डिग्री एंगल मिलेगा, किसके बीच में? इनके बीच में, ऐसे वाले जो प्लेन के अंदर थे उनके वालों में 72 डिग्री मिलेगा। आप इसको क्या करो, इसको ब्लैक से इससे बना लो, ये लो, ये लो। ठीक है, अब डिफरेंस पता लग जाएगा आपको कि सर डिफरेंस क्या बता रहे हैं। ये लो, मैंने दो कलर से बनाया है, जो ब्लैक वाला है वो एक ही प्लेन के अंदर है और जो ग्रीन वाला है वो हवा के अंदर है। ठीक है, और एंगल एक 72 बनेगा और एक बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं? इस ज्योमेट्री को हम नाम देता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और इसकी एक ही एग्जांपल अभी तक हम देखने को मिली है IF7। ठीक है, यहाँ तक हम था, आपका वेस्पर थ्योरी आपका कंप्लीट हुआ, इससे बाहर वेस्पर थ्योरी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एग्जाम्पल चाहे अलग अलग आ सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू, बस आपको ये याद रखना है कि किसके अंदर वैलेंस शेल कितने होंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आपने आंसर अपना लगाना है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको यहाँ तक हम सब कुछ समझ आया होगा। गुड लक।